तो बच्चों हम बात कर रहे हैं ऋण पत्रों के निर्गमन एवं मोचन यानी कि शोधन की, और आज भाग 4 में हम बात करेंगे ऋण पत्रों के निर्गमन के एक प्रकार की समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। क्या होता है समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन? आपने देखा होगा कि कंपनी अपनी कोषों की व्यवस्था करने के लिए अंश निर्गमित करती है, ऋण पत्र निर्गमित करती है, वित्तीय संस्थाओं से ऋण भी लेती है। तो कई बार जब कंपनी बैंक से ऋण ले रही है तो बैंक जमानत के तौर पर प्रतिभूति के रूप में उसकी किन्हीं संपत्तियों को गिरवी रख लेते हैं। इन गिरवी रखी गई संपत्तियों के अलावा अतिरिक्त और जमानत के तौर पर कंपनी कई बार बैंक के पास या वित्तीय संस्था के पास अपनी कंपनी के अपने नाम के ऋण पत्रों को कंपनी के पास अतिरिक्त जमानत के तौर पर रख देती है। यह ही कहलाता है संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन, यानी ऋण के बदले में अतिरिक्त जमानत। देखिए जरा, संपार्श्विक या सहायक प्रतिभूति से आशय उस अतिरिक्त प्रतिभूति से है जो ऋणदाता को मुख्य प्रतिभूति के अतिरिक्त दी जाती है। यानी ये ऋण के रूप में, जमानत के रूप में, मूल जमानत के रूप में नहीं है। मूल जमानत के रूप में तो दूसरी संपत्ति होगी, ये साथ में सहायक प्रतिभूति के रूप में दी जाएगी। जब किसी कंपनी द्वारा बैंक से ऋण लेते समय अपनी कोई संपत्ति गिरवी रखी जाती है, आप एक कंपनी है और आप बैंक से ऋण ले रहे हैं, तो उस समय आप अपनी कोई संपत्ति गिरवी रखते हैं। साथ ही ऋण की अतिरिक्त जमानत के रूप में कंपनी द्वारा बैंक को अपने ऋण पत्र भी निर्गमित किए जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाएगी समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन, यानी सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। यदि बैंक मुख्य प्रतिभूति से अपने ऋण की वसूली करने में असमर्थ रहता है, आप इसे इस तरीके से समझें, एक कंपनी ने बैंक से ऋण लिया 15 लाख रुपए का और भवन के कागजात बैंक के पास गिरवी रख दिए गए। कंपनी जब अपने ऋण को नहीं चुका पा रही है तो भवन को बेचकर जब पैसा वसूल किया गया तो वो पैसा मात्र 12 लाख रुपए हुआ। तो यहां पर वित्तीय संस्था को समस्या क्या होगी कि उसे पूरे ऋण की राशि नहीं मिल रही है। लेकिन यदि संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्र उनके पास रखे हुए हैं तो बाकी की रकम वो उन ऋण पत्रों से प्राप्त कर सकती है। देखिएगा, यदि बैंक मुख्य प्रतिभूति से अपने ऋण की वसूली करने में असमर्थ रहता है तो वह इस संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखे गए ऋण पत्रों को बेचकर अपने ऋण की राशि की वसूली कर सकता है। यानी कि वास्तव में संपार्श्विक प्रतिभूतियों से ऋणदाता का विश्वास आपके प्रति और ज्यादा बढ़ेगा, उनके द्वारा दी गई ऋण राशि और भी अधिक सुरक्षित होगी। कंपनी बैंक ऋण का भुगतान कर देती है तो बैंक इन ऋण पत्रों को लौटा देता है, वो तो है ही। अगर आप अपने ऋण को समय से चुका देंगे तो आपकी जो मूल प्रतिभूति है, जो संपत्ति आपने गिरवी रखी है, वो भी आपको वापस, उसके कागज भी आपको वापस प्राप्त हो जाएंगे और साथ ही साथ ये संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखे ऋण पत्र भी आपको वापस दे दिए जाएंगे। कंपनी द्वारा बैंक को मूल ऋण राशि पर ही ब्याज दिया जाता है। हाँ, यहां पर आपने लोन लिया 10 लाख रुपए का और आपने कंपनी को कोलेटरल सिक्योरिटी यानी संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में 12 लाख रुपए के ऋण पत्र रख दिए। क्या ऐसे ऋण पत्रों पर कोई ब्याज दिया जाएगा? नहीं, ये केवल प्रतिभूति के तौर पर रखे गए हैं। अगर कंपनी ब्याज का भुगतान करेगी तो किस पर करेगी? मूल ऋण की राशि पर भुगतान करेगी। जो ऋण आपने लिया है उस पर भुगतान किया जाएगा। संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखे गए ऋण पत्रों पर कोई ब्याज का भुगतान कंपनी नहीं करेगी। संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित ऋण पत्रों के लेखांकन व्यवहार की अगर बात करें कि इनका लेखांकन किस तरीके से करेंगे, तो इनके लेखांकन करने की 2 विधि है। जरा ध्यान से समझें। प्रथम विधि, इसके अंतर्गत कंपनी द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्र निर्गमन की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। केवल ऋण पत्र कंपनी के पास रख दिए जाते हैं, वित्तीय संस्था के पास रख दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें निर्गमित करने, क्योंकि आपने निर्गमित नहीं किया, आपने केवल प्रतिभूति के रूप में दिया, तो कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी। सिर्फ बैंक लोन लेने की जो जर्नल प्रविष्टि होती है वो की जाती है, वो आप सभी को आती है। बैंक लोन लेने की जर्नल प्रविष्टि कंपनी क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, सिर्फ वो प्रविष्टि की जाएगी
और अन्यथा कोई प्रविष्टि प्रथम विधि में नहीं करनी है। यानी कि यदि आपको सवाल में दिया जाए 10 लाख रुपए का ऋण लिया और 12 लाख रुपए के ऋण पत्र संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में दिए गए, तो प्रथम विधि से अगर आप लेखांकन कर रहे हैं तो आप केवल एक जर्नल प्रविष्टि करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 10 लाख रुपए। लेकिन जो 12 लाख के ऋण पत्र आपने प्रतिभूति के रूप में दिए हैं उनकी कोई जर्नल प्रविष्टि आपको नहीं करनी है। अब बात आती है इसका चिट्ठे में निरूपण कैसे किया जाएगा। चिट्ठे में कंपनी द्वारा लिए गए ऋण को समताएं दायित्व यानी लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटी शीर्षक के उपशीर्षक लॉन्ग टर्म बोरोविंग यानी जिस उपशीर्षक में आप डिबेंचर्स दिखाते हैं उसी शीर्षक में आप बैंक लोन दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको क्या करना है, वहीं पर कोष्ठक में केवल डिबेंचर्स की डिटेल देनी है कि इतने डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में दिए गए हैं। बस आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक्स कंपनी ने एक बैंक से 10 लाख रुपए हेतु 100 रुपए प्रति ऋण पत्र से 10,000 9% ऋण पत्रों को जारी किया। बैंक से ऋण लिया और ऋण के बदले में डिबेंचर दिए हैं। ठीक है, इस तथ्य को तुलन पत्र में निम्नवत प्रदर्शित किया जाएगा। किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, आइए इसके बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम लिखेंगे, पहले नोट टू अकाउंट्स की बात कर लेते हैं, फिर बैलेंस शीट में लिखेंगे बैंक लोन आपने कितने का लिया है, यहां पर 10 लाख रुपए का ही बैंक लोन लिया है और 10 लाख रुपए के ही 9% ऋण पत्र आपने एज अ सिक्योरिटी दिए हैं। तो जरा प्रेजेंटेशन का तरीका हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मेथड की। फर्स्ट मेथड में नोट टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोविंग के नीचे से लिखा जाता है बैंक लोन, जो कि आपने कितने का लिया है, 10 लाख रुपए का, और ब्रैकेट में लिखना है सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। सिर्फ इसे कोष्ठक में लिखना है, बाकी इसकी राशि को यहां पर बाहर नहीं लिखा जाएगा। ये प्रथम विधि है लेखांकन की। अब बात करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। चिट्ठे में नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे लॉन्ग टर्म बोरोविंग लिख दी जाएगी। कितने से, 10 लाख रुपए से, बस, और कुछ भी नहीं करना है। जो आपने बैंक लोन लिया है केवल उसको आपको यहां पर शो ऑफ करना है। अब बात करते हैं इसके द्वितीय विधि से लेखांकन की। द्वितीय विधि, इस विधि के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्र निर्गमन करने पर लेखा प्रविष्टि जो की जाएगी, ऋण पत्रों को बैंक से ऋण लेने की प्रविष्टि तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन ही होगी, लेकिन द्वितीय विधि में ऋण पत्रों को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में देने पर भी जर्नल प्रविष्टि करनी है, जबकि जो प्रथम विधि है उसमें मात्र ऋण लेने की प्रविष्टि करनी है और प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों को देने की कोई प्रविष्टि नहीं करनी है। जबकि द्वितीय विधि प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्र देने की प्रविष्टि भी करती है, जो कि है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। यहां डिबेंचर सस्पेंस एक उचंती खाता खोला गया है। क्यों? क्योंकि ऋण पत्र देने के बदले में यहां पर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए डिबेंचर सस्पेंस एक उचंती खाता खोलकर डिबेंचर को निर्गमित करने की प्रविष्टि की गई है। जब तक ऋण का भुगतान नहीं किया जाता तब तक डिबेंचर अकाउंट को समताएं दायित्व भाग में यानी लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटी शीर्षक के नीचे लॉन्ग टर्म बोरोविंग में दर्शाया जाता है। डिबेंचर को हम ऐसा ही करते हैं, हम पहले से ही जानते हैं कि जब हम ऋण पत्रों को सार्वजनिक निर्गमन के द्वारा भी जारी करते हैं तो भी इक्विटी एंड लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोविंग के नीचे ही डिबेंचर्स को दिखाया जाता है। साथ ही साथ डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को इन ऋण पत्रों में से घटाकर दिखाना है। ऐसा करने पर डिबेंचर में कोई राशि बचेगी ही नहीं, क्योंकि डिबेंचर सस्पेंस और डिबेंचर यहां समान राशि से होते हैं। लेकिन आपको प्रथम विधि और द्वितीय विधि का अंतर समझना ही होगा। प्रथम विधि में केवल लोन को दिखाया जाता है और ब्रैकेट में कोलेटरल सिक्योरिटी यानी संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखे ऋण पत्रों का केवल विवरण दिया जाता है। लेकिन यहां पर आपको प्रविष्टि भी करनी है, जो कि है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और साथ ही साथ उसको चिट्ठे में दिखाना भी है और डिबेंचर सस्पेंस को डिबेंचर की राशि में से घटाना है। आइए उदाहरण के लिए, एक्स कंपनी ने एक बैंक से 10 लाख रुपए हेतु 100 रुपए प्रति ऋण पत्र 10,000 9% ऋण पत्रों को जारी किया। पहले हमने इसे
प्रथम विधि से समझा था, अब हम बात करते हैं इसकी द्वितीय विधि से। तो सबसे पहले इसे बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाएंगे वो बात कर रहे हैं। एंट्री सिस्टम तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, वो हम उदाहरण के माध्यम से अभी समझेंगे भी। यहां पर आपको चिट्ठे में किस तरीके से दिखाना है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले नोट टू अकाउंट्स जब तैयार करेंगे तो किस तरीके से आपने ऋण कितने का लिया है, 10 लाख रुपए का, वो आप यहां लिखेंगे। ऋणपत्र अगर देखे जाएं तो आपने वो ही 10,000 ऋणपत्र 100 रुपए वाले जारी किए हैं, यानी ऋणपत्र भी आपने 10 लाख के ही दिए हैं, लेकिन उसे आप यहां पर दिखाएंगे। और डिबेंचर सस्पेंस का अमाउंट कितने के बराबर होगा, डिबेंचर के बराबर होगा, तो वो आपको इसमें से लेस करते हुए दिखाना है। जबकि द्वितीय विधि में ऐसा नहीं किया गया है। द्वितीय विधि में केवल बैंक लोन के ब्रैकेट में ये लिखा गया था कि 10,000 डिबेंचर, जैसा कि आपने देखा होगा। ये देखिए प्रथम विधि का ये चिट्ठा है और हमने इस तरीके से केवल डिटेल दी थी। लेकिन सेकंड मेथड में आपको डिबेंचर भी दिखाना है और उसमें से डिबेंचर सस्पेंस को समान राशि से लेस करना है। ये लेखांकन की विधि है, तो यहां अब इसकी कोई राशि नहीं बचेगी। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे पूरे 10 लाख जो कि बैंक लोन के रूप में है, क्योंकि डिबेंचर में से डिबेंचर सस्पेंस घटाने के बाद उधर तो कोई राशि शेष रही ही नहीं है। तो संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋणपत्रों का निर्गमन आपको समझ में आया होगा। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए आपकी पाठ्यपुस्तक का उदाहरण संख्या 14 लेते हैं। एक कंपनी पंजाब नेशनल बैंक से 10 लाख रुपए का ऋण प्राप्त करती है और संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में 12 लाख रुपए के 100 रुपए प्रति से 10% ऋणपत्र को जारी करती है। बताइए कि कंपनी की खाता पुस्तकों में ऋणपत्र का निर्गमन व्यवहार किस तरीके से किया जाएगा। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम दोनों विधियां ही लेने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रथम विधि में एंट्री सिर्फ एक जर्नल एंट्री की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये प्रथम विधि है और प्रथम विधि में एंट्री लोन आपने कितने का लिया है, 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए से लोन दिखा दीजिए जर्नल प्रविष्टि में। और डिबेंचर की कोई एंट्री प्रथम विधि में नहीं की जाती है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले आपको नोट टू अकाउंट्स बनाना होगा। नोट टू अकाउंट्स में बैंक लोन लिखे जाएंगे 10 लाख और सिर्फ इसके नीचे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 12,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, बस इतना ही लिखकर छोड़ दिया जाएगा। और इस ऋण की राशि को बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज पक्ष में आपके लॉन्ग टर्म बोरोविंग के नीचे दिखा दिया जाएगा। अगर बात करें बैलेंस शीट की तो इसे बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज पक्ष में नॉन करंट लायबिलिटी शीर्षक के नीचे लॉन्ग टर्म बोरोविंग के रूप में दिखा दिया जाएगा, जो कि होगा 10 लाख रुपए। प्रथम विधि से आपका लेखांकन पूरा होता है। अब इसी सवाल को हम द्वितीय विधि की अगर बात करें तो द्वितीय विधि में आपको ऋणपत्र प्रतिभूति के रूप में देने की प्रविष्टि करनी है। तब 2 प्रविष्टियां की जाएगी, एक ऋण लेने की बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन और एक डिबेंचर प्रतिभूति के रूप में देने की डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और उसकी राशि होगी 12 लाख रुपए। तो आइए अब सेकंड विधि से इसका लेखांकन करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, जो कि आपने 10 लाख रुपए का ऋण लिया है, लेकिन प्रतिभूति जो आपने रखी है वो 12 लाख रुपए की रखी है और जिसकी जर्नल प्रविष्टि द्वितीय विधि के अनुसार होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब बात करते हैं इसे चिट्ठे में दिखाने की। तो पहले बात करते हैं नोट टू अकाउंट्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग के नीचे सिक्योर्ड लोन फ्रॉम पीएनबी, जो कि आपने कितने का लिया है, 10 लाख। साथ ही साथ आपने 12 लाख रुपए के ऋणपत्र प्रतिभूति के रूप में दिए हैं, उन्हें यहां लिखकर और उसे डिबेंचर सस्पेंस के नाम से घटा दिया जाएगा। ये सेकंड विधि का लेखांकन है। तो बैलेंस शीट में सिर्फ 10 लाख रुपए को लिखा जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज के नीचे लॉन्ग टर्म बोरोविंग के रूप में। तो आइए यहां बैलेंस शीट की बात करते हैं। ये बैलेंस शीट है, इसमें 10 लाख रुपए लिख दिया जाएगा। नोट टू अकाउंट्स में इस तरह से इसे दर्शाया जाएगा। इसी के साथ ऋणपत्रों का संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पूरा होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए
धन्यवाद।